क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हालचाल कैसे है आप सभी के? एसी चला दो। राम राम जी। और उम्मीद तो यही है कि भाई आपकी तबीयत वगैरह अच्छी होगी आपकी, है या नहीं है? पक्का? और पढ़ाई भी मुझे लग रहा है शायद ठीक ठाक चल रही होगी, शायद चल रही है नहीं चल रही है? इस क्लास में हूं तो वो भी तेरे साथ ही बैठती है? कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने पहली बार देखा है, मैंने इतने नजदीक से पहली बार देखा था। अभी मैडमों से मुलाकात हुई थी मेरी, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अभी एग्जाम के दिन आ रहे हैं नजदीक, और हर एग्जाम के दिन है अभी। अभी कुछ दिनों बाद आप देखना दिल्ली वाली जो भर्तियां हैं उनका भी समय आएगा अभी, तो डीएसएसबी वाला। तो अपनी तैयारी जोरदार कर लेना। जिनका सीटेट हो रखा है उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं कर पाए किसी कारणवश जून वाला जरूर भरना, कुछ भी हो जाए चाहे, और फॉर्म भी भरना और उसको पास भी करना। सीटेट को पास करना रीट को पास करने की तुलना में आसान है। उसका कारण है क्योंकि सीटेट के अकेले सीडीपी की बात करूं मैं, 30 में से लगभग 20 से 22 प्रश्न वो है जिनको खड़े खड़े भी डिस्कस किया जाए मात्र 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 30 प्रश्नों में से 20 से 22 प्रश्नों को डिस्कस किया जा सकता है, और वो प्रश्न जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होती है पास करना। कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। बस मुश्किल यदि कुछ है तो उस एग्ज़ाम की सही तैयारी करना, ये मुश्किल काम है। तो अभी रीट का जो देंगे आप में से, उनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आज हम जो विधि वाला पार्ट है आपका ये कंप्लीट कर लेंगे। आपका शायद विश्लेषण चल रहा था मेरे ख्याल से, निगमन हो गया था, या आप गुण हो गए थे, अब गुण बाकी थे। हाँ, तो मैक्सिमम कल जो है मैं आपकी विधि कंप्लीट कर दूंगा। ये विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला कल पहुंच जाएंगे हम लोग। कल के बाद में थोड़ा बहुत बचा तो मे भी पॉसिबल, थोड़ा बहुत बच गया तो परसों हम लोग आपका जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करोगे, यदि आप शिक्षण विधि का सहायक सामग्री करोगे तो वो पढ़ लिया, वो तो खैर आपने तो आपका तो वैसे फ्री हो जाएगा उसके बाद में, तो क्योंकि मूल्यांकन आपने पढ़ लिया है, निदान उपचार आपने पढ़ लिया है, इसके अलावा आपने सहायक सामग्री पढ़ लिया है, तो आपका तो कॉमन पार्ट तो कंप्लीट है। केवल हम तो मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स के बाद में केवल मैथ्स की कुछ अलग से प्रॉब्लम है, गणित शिक्षण की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अलग है। वो तो कॉमन तो क्या है, हर सब्जेक्ट की एक ही होती है, सब्जेक्ट की कुछ प्रॉब्लम अलग होती है, तो मैं करवा दूंगा वो। मतलब मैक्सिमम अपन मान के चल रहे कि 2 दिन और मान लो आप खींच के कॉमन वाले पार्ट के लिए कुछ छोड़ दिया जाए तो। अब उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड रहेगा ये, आप चाहोगे तो सामाजिक अध्ययन का भी करवा दूंगा। पहले सुन लो, पहले सुन लो, फिर जैसा मैं तो आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। मेरा तो अपना कोई विचार नहीं है, मेरा कोई, वो तो आपको जैसा ठीक लगे। आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्टों में जो रीट का जो देंगे आप में से, खैर जिनका नहीं देना जिनका, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ले जो रीट देंगे आप में से, और आपका कोई रीट वाला सब्जेक्ट यदि कोई बाकी है कोई, और आपको लगता है कि सर वो रीट वाला फलाना सब्जेक्ट हमारा बाकी है, तो उसको यदि आप मेरे से पहले करवाना चाहोगे, क्योंकि एसएस रीट में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, वहाँ तो केवल आपका ईवीएस आएगा और मैथ्स आएगा। तो यदि आप साइकोलॉजी वाले गुरुजी आपको पढ़ा देंगे वो, तो जो टॉपिक आपके रह रहे हैं वो रीट में आ रहा है, मेरा सजेशन तो ये है, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूं, मैं तो लक्ष्मी ये किसने बोला शॉर्ट कर दिया? नहीं, पहले मेरे को बताओ हिंदी वाला और मेरा क्या संबंध दोनों का? सुनो 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 मैडम, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो हिंदी वाले ने क्या करवाया, अंग्रेजी वाले ने क्या करवाया, पहली बात तो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी को जानता ना किसी को पहचानता। मैंने कभी शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला है मैं मेरी क्लास उतनी, प्लीज़ पहले बात सुनिए, इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले मैं एक शब्द छोड़ता नहीं, मेरी आदत है ये, ना मैं छोड़ूंगा, आप कहोगे तब भी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे बोलोगे ना कि ये छोड़ दो आप, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो केवल ये कहा, मैंने कोई छोड़ने के लिए नहीं बोला है, मैंने कोई शॉर्ट करने के लिए नहीं बोला है, मैं तो केवल ये बोला था कि यदि भैया इम्तिहान आपकी ज़्यादातर की हो और आपको लगता है कि सर एसएस अभी हमारी नहीं आएगी, तो मैंने तो केवल वो सजेशन दिया है, मैंने ये नहीं कहा मैं छोड़ रहा हूं कुछ भी, है ना भाई। मुझे ये नहीं पता किस बात पर जय हुई है, ये तो बताओ मेरे को कम से कम। तो चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए और आ भी जाइए, आ भी जाइए। चलिए पढ़ाते हैं अभी, और सारे मूड का आपने कचरा कर दिया आपने, मेरे को छोड़ने के लिए कुछ बोला ही नहीं मैंने, नहीं मैं मेरी बात कर रहा हूं मैं। अरे 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 भाई मस्त रहो आराम से। और जिनको आसमान छूना होता है वो कहाँ ज़मीन की बातों पर ध्यान देते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आई आज तक। जिनका इरादा आसमान को छूने का होता है वो कभी राह के कंकर पत्थरों की फिक्र किया नहीं करते। सब पर लागू होता है ये, आपका तो एक दूसरे को जवाब देना तो बनता ही नहीं है। गूंगे बहरे अंधे बनोगे तो कामयाबी पर हक होगा आपका। पढ़ाई के समय पर जो गूंगा बहरा अंधा बनेगा, पढ़ाई पर सफलता पर उसका हक होगा। और जो केवल यहीं पर उलझ के रह जाओगे आप, इसने क्या कहा उसने क्या कहा। जब महफिल में पहुंचा तो पता चला मेरे कत्ल की तैयारियां चल रही थी, और देख के मेरे दीदार कह रहे थे कि तेरी ही चर्चाएं चल रही थी। तो कहाँ आप चक्कर में पड़े हो, आप अपने आप को पहचानो, आप बेस्ट हो। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की या जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई किसी पर मेहरबानी नहीं करता यार, कोई किसी पर मेहरबान। मैं कल की बात कर रहा हूँ, मैंने प्रबुद्ध जनों को मेरे बारे में बहुत अच्छा बात करते हुए सुना। मैं रुका थोड़ी देर के लिए, मैं कंफर्म हो जाऊँ कि मेरी बात चल रही थी क्या। मैं जानबूझ के रुक गया, मैं शिक्षा के मंदिर में मैं रुक गया, मैं कि शायद मैं देखता कंफर्म कर लूँ एक बार। तो जब मुझे कंफर्म हो गया कुछ मिनट के बाद में कि हाँ तारीफ मेरी चल रही थी, जब मैं उस दरबार पर पहुंचा, यार तेरी बात चल रही थी। मैं कहा बात नहीं चल रही थी, चर्चा चल रही थी। बात तो कॉमन मैनों के बारे में होती है, बड़े लोगों के बारे में क्या होती है। तो बात नहीं कर रहे थे, ऐसे बोलो चर्चा कर रहे थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। फाइनली दुनिया ये नहीं देखेगी आपने कितना संघर्ष किया है, दुनिया इस बात को देखेगी कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। और अब से जो भी करोगे ये सारा किसको डेडिकेटेड होगा, कामयाबी को और तैयारी को।
आइए वापस। शायद आप, अरे बस करो बस करो बस करो, यही पढ़ रहे थे आप लोग। गुण, गुण हो गए थे, अब गुण करने हैं, ठीक है। मैडम मेरे से कहां से होगा बताइए आप। तो अवगुण विधि के या निगमन विधि के जो अवगुण हैं, आपने कहा कि सर उनके बारे में हमें बात करनी है। तो जब इसके अवगुणों को हम देखना स्टार्ट करें तो भाई एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है, और वो बात क्या रहेगी कि भाई ये जो निगमन विधि है, इस विधि में आरोप लगता है कि भाई बालक निष्क्रिय रहता है। ये आपने पहला जवाब दे दिया है कि बालक निष्क्रिय रहता है, ये आपका पहला पॉइंट है। हाँ उतार लो मत लिख लो, है ना, साथ साथ मत उतारो, लिख लो भाई, बस 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 बस। बालक निष्क्रिय रहता है, और आपको अच्छे से पता है जिस विधि में बालक निष्क्रिय रहेगा वो विधि कैसी रहेगी, अमनोवैज्ञानिक रहेगी। तो आपने लिखा है कि बालक निष्क्रिय रहता है, इसलिए इसे आपने नाम दिया है कि इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह आपका आंसर है। बालक निष्क्रिय रहता है इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह हमने पहला आपको आंसर दिया है। बालक निष्क्रिय रहता है इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब दूसरा जवाब आपको देना है भाई, जब इस विधि के बारे में बात करेंगे तो हमने गुणों में स्पेशली मेंशन करके लिखा था कि विधि उच्च कक्षाओं के लिए काम आती है। बात भी ठीक ही है, क्योंकि जो नियम है, यदि आप एनसीएफ 2005 को भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 100% आपको मालूम होगा कि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम उच्च प्राथमिक स्तर से बच्चों को नियम पढ़ा सकते हैं, परिभाषाएं पढ़ा सकते हैं। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नियम, परिभाषाएं, सूत्र वगैरह हमें बच्चों को नहीं पढ़ाने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब बच्चा उच्च प्राथमिक लेवल पर आता है, वहाँ से हम बच्चों को नियम, सिद्धांत वगैरह पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि बात करेंगे निगमन विधि के बारे में, तो एक ऐसी विधि है जो हमारी उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि बड़ी क्लास का जो बच्चा होगा वो नियम को समझता भी है, उसका प्रयोग भी कर लेगा, और ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी जांच या उसका सत्यापन भी कर लेगा। तो हमने लिखा है कि साहब यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए, यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी होती है। यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रभावी होती है, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो भाई देखिए, ये एक प्रॉब्लम है ये, कि हम छोटी कक्षाओं में इस विधि को लेकर आओगे तो हमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी कक्षा का जो बच्चा है वो बड़ा माहिर है इस विधि को प्रयोग करने में। नेक्स्ट, इसका जो अवगुण है, इस विधि पर आरोप लगता है कि भाई टीचर बच्चों को नियम बताता है और बच्चा क्या करता है, नियम या सिद्धांतों को रटने का काम करता है,
उनको स्मरण करता है। और यही कारण है, ये विधि समझने से ज़्यादा रटने या फिर स्मरण करने पर बल देती है। और यही कारण है बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं हैं उनका विकास उत्तम तरीके से नहीं होता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पर मेंशन किया और मेंशन करके आपने लिखा है इसमें कि साहब यह विधि नियमों सिद्धांतों सूत्रों को रटने स्मरण करने पर बल देता है। इसलिए यह मानसिक विकास की उपयोगी विधि नहीं है। तो बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं होती है उनके विकास का अवसर इस विधि में नहीं मिलता है। चूंकि बच्चा तो नियम को याद कर रहा है, बच्चा नियम को स्मरण कर रहा है, इसलिए अगला जो आंसर है आपका उसमें एक और पॉइंट हमने इसमें जोड़ा है और वो क्या रहेगा कि जो हमारे रचनात्मक बालक होते हैं, जिनको आप रचनात्मक बच्चे भी कहते हो, उनके लिए उपयोगी विधि नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जो रचनात्मक बालक है वो कभी भी नियमों में बंधकर काम नहीं करता है, बल्कि वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करना उचित समझता है। इसलिए जो हमारे रचनात्मक बच्चे होंगे, सृजनात्मक बच्चे होंगे, उनके लिए उपयोगी विधि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने लिखा है साहब यह है, देखो भाई, प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा नियमों में बंधकर काम करना पसंद करता है। आप ऐसा कह सकते हो, ये सेंटेंस नहीं अच्छा लगे तो उसको चेंज कर सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता होती है कि वो बौद्धिक जो कार्य होते हैं उनमें निपुण होता है और जो स्टेप होते हैं, सोपान होते हैं किसी के भी, उनको वो प्रभावी रूप से लागू करता है। तो यही कारण है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो हमेशा प्रक्रिया को फॉलो करता है और जो रचनात्मक बालक है वो प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो प्रतिभाशाली बालक नियम को, सिद्धांत को लागू करेगा, अपनाएगा, लेकिन रचनात्मक बालक उसको अपनाएगा नहीं। बड़ा छोटा सा उदाहरण है, सब लोग जानते हो आप इसको। जब 3 इडियट मूवी आई थी तो देखा जाए तो बौद्धिक लेवल पर यदि बात करोगे तो वहाँ एक वो जो फारसी एक लड़का था जो स्पीच देता है उल्टा सीधा, तो वो जो व्यक्ति लड़का था, वो लड़का जो था वो तो था प्रतिभाशाली, और जो उसमें आमिर खान का जो किरदार था वो रचनात्मक था। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो आप लोग, वो लड़का रट कर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन समझ कर टॉप परीक्षाओं को कौन कर रहा था? आमिर खान कर रहा था। तो आमिर खान ने किसी कायदे कानून को नहीं माना। जब वो उसका प्रिंसिपल डेमो देता है तो वो खड़ा क्या होकर क्या कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स लिख देता है, और ऐसे वर्ड्स लिखा जिनका सारे के सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई डिक्शनरी में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है उसका जवाब, लेकिन उसका जवाब कुछ और ही था। तो प्रश्न तो पूछा उसने, लेकिन प्रश्न पूछने में भी कौन सा गुण दिखाया? अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। और लास्ट में क्या कहकर जा रहा है कि भैया आप इंजीनियरिंग मुझसे ज़्यादा जानते हो, वो तो मैं क्या बताऊंगा, लेकिन बस मैं तो ये बताना चाह रहा था आपको कि पढ़ाया कैसे जाता है। तो आप मुझे बताइए, पढ़ाने का भी वो तरीका बताकर गया है। तो पढ़ाने का तो एक ही तरीका होता है भाई, ज्ञान सामने वाले को डिलीवर करना, लेकिन वो ये बता रहा है कि भाई ज्ञान तो डिलीवर करना है, लेकिन ज्ञान को ठूसिए मत, आप ज्ञान को अच्छे तरीके से आप दीजिए। यही कारण है प्रतिभाशाली व्यक्ति या बालक जो होगा
वो हमेशा प्रोसेस को फॉलो करेगा, और जो क्रिएटिव व्यक्ति या बच्चा होगा वो हमेशा ही अपने खुद का एक प्रोसेस डेवलप करेगा। यही दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस। प्रतिभाशाली व्यक्ति बने बनाए ट्रैक पर चलता है, लेकिन जो रचनात्मक बच्चा होता है वो अपना ट्रैक खुद बनाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अब डर नहीं लगता कुछ बात बोलने से, मैं बोल देता हूँ, मैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब कुछ लोग, मैं आज ही की बात करूँ, आज की कोई क्लास में कह रहे थे कि जो रचनात्मक बच्चा है वो और जो प्रतिभाशाली बच्चा एक ही होता है। तो मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो क्यों बेकार में बेगानों की शादी में अब्दुल्ला बने यार, अपने को क्या लेना देना है। मैं कहा ठीक है, होते होंगे भाई, अपने को क्या करना है। तो अब ज़बरदस्ती कई लोग गले पड़ते आकर, मैं ठीक है भाई, अपने क्या जा रहा, बोल दे भाई एक बार। तो वो बोल रहा है कि 140 जो IQ होता है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति या बच्चे का होता है, और 130 जो IQ है वो रहता है रचनात्मक बच्चे का। तो जो 140 वाला है वो किस में भी आ रहा है, 130 में भी आ रहा है, इसलिए दोनों क्या है, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अपने को क्या जा रहा है, मेरे सब्जेक्ट में होता, मेरे सब्जेक्ट में पढ़ता तो कान पकड़ लेता उसका मैं। वाजिब बात है, गलत बात है? जब सब्जेक्ट में पढ़ाता ही नहीं तो अपने को क्या लेना देना है। फिर कुछ तर्क दे रहा है खुद ही, बोला कि हमें तो ये बताया है कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है, पता नहीं शायद उसकी या रचना या प्रतिभाशाली की, बोला अधिकांश जो विशेषताएं ना वो एक में पाई जाती है, इसलिए दोनों क्या है, एक जैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों व्यक्ति, दोनों बच्चे अलग होते हैं। यही कारण है मैं यहाँ प्रतिभाशाली यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रतिभाशाली तो कंफर्ट रहता है इस विधि में। कौन सा बच्चा कंफर्ट नहीं है? तो जवाब है आपका रचनात्मक, क्योंकि वो अपने रास्ते खुद बनाता है। और दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, रचनात्मक बच्चे की खास पहचान होती है कि मंजिल भले ही एक हो, लेकिन उसके पहुंचने के वो अलग अलग रास्ते निकाल लेता है। ये क्रिएटिविटी की पहचान होती है। क्या? हाँ, होने दो, क्या दिक्कत है? हाँ, हो सकता है। औसत किसको मानते हो, 100 को? औसत IQ रहता है 100 होता है। औसत पूछोगे, स्लैब मत करो, स्लैब में जाओगे तो अलग हो जाएगा। मैंने शब्द बोला, आपने बोला औसत, बोला तो मैंने औसत पर रुक गया मैं। औसत तो होता है 100 होता है, क्योंकि 100 और 110 का औसत कितना होता है, 100 होता है। तो औसत IQ तो कितना रहता है, 100 होता है। मैं क्या कि मेरा एरिया नहीं बनता यार ये, और मैं बेकार में टांग अड़ाता नहीं हूँ। रचनात्मक बच्चे की IQ होती है 110 से लेकर 130 के बीच में, 110 से लेकर 130 के बीच में, मतलब 30 से ऊपर नहीं और 110 से कम नहीं। तो 110 से लेकर 130 के बीच में होता है। और इस बात का जो प्रबल समर्थन है वो क्रो एवं क्रो ने भी किया है। वो क्लियर कह रहा है कि भाई इनका जो IQ मैक्सिमम होता है वो कहाँ तक होता है, 130 से अंदर अंदर होता है, उससे अबव नहीं होता है। और वैसे भी आपको पता है क्रिएटिविटी और दूसरा जो गिफ्टेड चाइल्ड है, यानी कि जो प्रतिभा है और रचना है, इनके बीच में बड़ा पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन एक समय के बाद में यदि बच्चे का IQ बढ़ता जाएगा, एक लेवल के बाद यदि बच्चे का IQ लेवल बढ़ेगा तो उसका क्रिएटिविटी का लेवल घटेगा एक लेवल के बाद। हालांकि दोनों के बीच का संबंध है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है जब बच्चे में IQ ज़्यादा होता है तो रचनात्मक का लेवल भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक निश्चित लेवल तक। उससे अबव जाओगे तो IQ बढ़ते ही बच्चे का जो रचनात्मक लेवल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यह रचनात्मक बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के
क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अवसर इसमें नहीं मिलते हैं। यह रचनात्मक बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अवसर इसमें नहीं मिलते हैं। यह आपने आंसर दिया है। और लास्ट जो बात हमने लिखी है, जो लास्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, वो केवल और केवल इसमें एक ही बात लिखिएगा। कहता है कि साहब यह विधि तब ही प्रयोग में लाई जा सकती है यह विधि तब ही प्रयोग में लाई जा सकती है जब बालक को नियमों का स्मरण हो, जब बालक को नियमों का ये भाई आपने एक विधि थी, कल आपने स्टार्ट किया था उसको, उसका लास्ट में आप बात कर रहे थे, थोड़ा रह गया था जैसा आपने कहा निगमन विधि के बारे में। अब इसके आगे जब बात करते हैं, 3 विधियां मैथ्स में चलती है, प्रयोगशाला, विश्लेषण और संश्लेषण। तीनों धुआंधार विधि है, तीनों में 2 तो खैर कमाल की विधि है। एक आपकी प्रयोगशाला और एक आपकी खतरनाक विधि है। परीक्षा में प्रश्न नहीं आए, पॉसिबल नहीं है, जोरदार वाले प्रश्न आते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं विधियों के बारे में, तो 100% प्रयोगशाला जो विधि है ये भी बड़ी कमाल की विधि है, और विश्लेषण जो विधि है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ का मतलब है एक पहले एक फिर दूसरे को पढ़ते हैं। तो यदि उस आधार पर यदि हम बात करें, तो हमने एक विधि का नाम मेंशन कर दिया है विश्लेषण। फिर विश्लेषण के बाद में प्रयोगशाला ले लेंगे, और प्रयोगशाला के बाद में फिर आपकी संश्लेषण जो विधि है उसको लेंगे। तो आपने कहा सर विश्लेषण बताइए एक बार किसे कहते हैं। लगभग हर सब्जेक्ट में आती है ये, हर लैंग्वेज में आ जाती है ये विधि। अब सवाल ये कि सर विश्लेषण हम कहते किसे हैं। बड़ा छोटा सा इसका जवाब है, और छोटा सा जवाब क्या रहेगा कि भाई विश्लेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो देखो भाई क्लियरली कह देते हैं कि विभाजन करना, ये इसका मीनिंग बताया है। कोई पूछे आपसे विश्लेषण किसे कहोगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा सर, भाई विभाजन को कहते हैं। अब विभाजन कहोगे तो चल जाएगा, विच्छेदन को भी कह देते हैं, क्योंकि विच्छेदन का मतलब भी विभाजन ही होता है। तो आपने विभाजन कहा है, आपने विच्छेदन कहा है, और ऐसा भी कह सकते हो कि अलग अलग करना, और अलग अलग करने के अलावा आप तोड़ना भी कह सकते हो। ये आपके शब्द के अर्थ आपने बता दिए हैं। पूछेगा विश्लेषण किसे कहते हैं, तो जवाब हो गया ना भाई विभाजन करने को कहते हैं, जवाब हो गया है विच्छेदन को कहते हैं, और जवाब हो गया है आपका अलग अलग करना। अब सवाल ये है कि सर किसका विच्छेदन करेंगे, किसका विभाजन करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये उम्मीद करते हैं कि जब भी हम बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि यदि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई प्रकरण यदि हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, और हमें लगता है कि कोई प्रकरण, और प्रकरण के अलावा यदि कहते हो तो विषय वस्तु कह दो, आप अध्याय कह सकते हो, लेसन कह सकते हो। तो पढ़ाने के समय जब कोई प्रकरण, जब कोई विषय वस्तु बहुत ज़्यादा कठिन हो, ऐसा कह सकते हैं कि वो विषय वस्तु कठिन हो सकती है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कठिन के अलावा बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकती है, लंबाई वाली विषय वस्तु हो सकती है। अब चाहे विषय वस्तु कठिन हो और चाहे विषय वस्तु आपकी लंबाई हो, अब यदि उसको आप सीखना या सिखाना चाहते हो,
और उसको सरल बनाने के लिए जब उसी विषय वस्तु को हम छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके समझते हैं, उसे आपने क्या नाम दिया है? विश्लेषण। अब सवाल ये है कि हम गणित पढ़ रहे हैं, और गणित जब पढ़ रहे हैं तो फिर बात होनी चाहिए कि सर गणित में कैसे विश्लेषण करेंगे, ये तो पता चलेगा। और ये पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा भला कि गणित में विश्लेषण किया कैसे जाता है? तो ये तो पढ़ ली, मुझे लगता है विधि आपने लैंग्वेज में पढ़ ली होगी। पढ़ ली? पढ़ ली भाई, मुझे पता है मेरे को। पढ़ लिया था। क्यों? बेटा पढ़ लिया था ना? पढ़ लिया था ना? मैं डिस्कस करते हुए देखा था आपको, मुझे याद है इसलिए। तो नहीं पढ़ाई तो डिस्कशन कैसे चल रहा था फिर? हाँ बेटा, मैं बिना सबूत के बात करता नहीं हूं, है ना। और मैं बेवकूफ तभी बनता हूं जब मैं बेवकूफ बनना चाहता हूं मैं, है ना। अदरवाइज मैं बेवकूफ नहीं बनता हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूं अभी। कर लिया भाई, ज्यादा कर लिया मैंने तो कर लिया है। मैथ का टीचर क्लास में आता है और क्लास में आने के बाद में वो एक प्रश्न दे रहा है क्लास में। मैं उस प्रश्न को आपके सामने लिख देता हूं अभी एक बार। प्रश्न क्या कह रहा है? वो कहता है साहब, आते ही वो लिख रहा है कुछ ऐसे, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है। अब आपको तो पता है, जब क्लासों में खेत दे दिया जाए, क्षेत्रफल बता दिया जाए, समझ जाओ बेटा तारबंदी करवाएगा ये, है ना। बाउंड्री वॉल या तारबंदी करवाएगा, और कुछ करवा ही नहीं सकता। तो 2500 वर्ग स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर है, जिसके चारों ओर, बस भाई आवाज नहीं करे, जिसके चारों ओर तारबंदी करनी है। देखो देखो, मैंने क्या बीच में कमेंट्री नहीं चलेगी, है ना। अभी तो मुझे पढ़ाने दो फिलहाल, आपकी कमेंट्री में कोई दम वाली बात है नहीं, तो अब फिलहाल मुझे ही बोलने दो, आप तो मजे लो आराम से सुनने का। तो जिसके चारों ओर तारबंदी करनी है। अब ये प्रश्न फिक्स होते हैं, इस तरह के फिक्स होते हैं। ये खर्चा देगा बेटा, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर का खर्चा जरूर देगा। तो यहां पर दे दिया उसने 1 मीटर तारबंदी पर तारबंदी करवाने वाला किसान मित्र था। कौन था? तभी तो 2 रुपए का व्यय कर रहा है। कितने पे? 1 मीटर। 1 मीटर चलने के लिए तो वो 2 रुपए की बीड़ी पी जाएगा वो तारबंदी करने वाला। लेकिन आपने यहां पर बहुत हिसाब से काम करवाया है, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी भी लेंगे अपन इसके लिए। समझ गए ना बात को आप? तो आपने कहा कि 1 मीटर तारबंदी पर 2 रुपए का व्यय होगा, तो कुल खेत पर कितना खर्च होगा। अब ये जो प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है? विश्लेषण करके देखना है एक बार। हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है कि आंसर कितना आएगा, हमें लेना देना नहीं है आंसर से। हमें तो ये लेना देना है कि क्या इसमें यदि विश्लेषण करेंगे तो वो कैसे किया जाएगा, हमें तो बस ये समझना है।
तो भाई देखो, यदि इस प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को। तो एक तो क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है कि भाई 1 मीटर पर का जो व्यय है वो हमें दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पूरे खेत का खर्चा निकालना है इसमें। तो पूरे खेत का यदि खर्चा निकालेंगे तो हमें सबसे पहले परिमाप ज्ञात करना होगा। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजाओं का मालूम करना या ज्ञात करना जरूरी है। तो परिमाप ज्ञात करना है तो लेकिन परिमाप ज्ञात होगा भुजाओं के आधार पर। तो भाई हम फिर भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा जो ज्ञात की जाती है उसका आधार होता है हमेशा क्षेत्रफल। और भुजा निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का रहता है। अब यदि इस आधार पर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 100% हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि खेत हमारा वर्गाकार है, और वर्गाकार का मतलब है कि भुजा के साथ में आपको 4 से मल्टीपल करना होगा। और जब हम भुजा को 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब परिमाप के साथ में जब हम व्यय को मल्टीपल करेंगे, इस वाले व्यय को, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब दरअसल में ये जो काम आपने किया है, यहाँ पर क्या किया है, हम लोगों ने विश्लेषण किया है। ये पूरे प्रश्न को हम लोगों ने विश्लेषण के आधार पर समझा है। तो कोई पूछेगा कि सर वह कौन सी विधि है जिसमें किसी समस्या, किसी प्रकरण के जटिल भागों का विश्लेषण किया जाता है, छोटे भागों में बांटा जाता है, सरल भागों में बांटा जाता है, तो विधि कौन सी रहेगी। तो आपने आंसर दिया है विश्लेषण विधि। अब देखा जाए तो इस विधि में नोट करना, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता जब आप मेरी कंपैरिजन किसी से कर देते हो, क्योंकि अपने आचार विचार किसी से मैच नहीं खाते, किसी से ना मैं खाता हूँ, ना मेरा आचार विचार खाते हैं, ना मेरा रंग रूप, ना मेरी शक्ल, ना मेरा स्टाइल खाता नहीं है किसी के साथ में। मैं हूँ भी नहीं, मैं अपने आप को यूनिक मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में विश्वास करता हूँ, इसलिए कुछ खास नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि एवरीबॉडी इज ए यूनिक पर्सन, हर व्यक्ति यूनिक है। आप जितने बैठे हो सारे यूनिक हो, आप सारे के सारे। तो आप सारे यूनिक हो, मैं भी यूनिक हूँ। मैं ना आप किसी की कॉपी हो सकते हो सिवाय अपने पेरेंट्स के अलावा, मम्मी और पापा के अलावा। आप किसी की डमी, किसी की कॉपी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही ना जाने कितने आए और कितने गए, और कितनों का भी जाना बाकी है। अपने आचार विचार किसी से मैच नहीं खाते हैं, खाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के साथ विचार मिलाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज वहीं करना चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो। क्या ख्याल है? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, तो वो जरूरी नहीं है। इस प्रश्न को जिसने समझ लिया है उसका काम आसान हो गया है। आसान कैसे हुआ है? यहाँ पर 2 तरह की घटनाएं लिखी है इसमें, कुछ चीज़ें मालूम है और कुछ चीज़ें मालूम नहीं है ना। देखा जाए तो इस विधि में हम चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, खर्च कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, खर्च कितना होगा, और खर्च कितना होगा यहाँ से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। और 1 मीटर पर कितना खर्चा होगा ये आपको दे रखा है पहले से। कुल कितना होगा नहीं पता, 1 मीटर पर कितना होगा पता है, क्षेत्रफल कितना है मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कुल खर्चा कितना होगा। इसलिए ये विधि काम करती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। और देखा जाए आप सारे के सारे यहां पर बैठे हो, सब कुछ तो बता दिया आपको, इसमें सब कुछ बता दिया। खेत वर्गाकार है, क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर पर कितना खर्चा आ रहा है। इसलिए ये विधि काम करती है।
निष्कर्ष से तथ्य की तरफ, दोनों के दोनों, हालांकि लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पहले वाला सूत्र है बहुत दमदार है ये, क्योंकि सूत्र बन रहा है अज्ञात से ज्ञात, और यही कारण है कुछ लोग सूत्रों के आधार पर इस विधि की तुलना निगमन से कर देते हैं, क्योंकि निगमन का सूत्र भी कौन सा होता है, अज्ञात से ज्ञात। अब इसमें एक बात समझ में आ गई अपने को कि इसका जो सूत्र है वो हो गया है अज्ञात से ज्ञात। चूंकि ये विपरीत विधि होती है संश्लेषण की, तो 100% संश्लेषण का जो सूत्र होगा वो क्या बनेगा, ज्ञात से अज्ञात। अब आपको ध्यान है इसका सूत्र है अज्ञात से ज्ञात और निगमन का सूत्र है अज्ञात से ज्ञात, तो ये विधि किसके समान हो गई है, निगमन के समान, सूत्रों के आधार पर, केवल सूत्रों के आधार पर। और संश्लेषण का सूत्र भी है ज्ञात से अज्ञात और आगमन का भी है ज्ञात से अज्ञात, तो संश्लेषण विधि सूत्रों के आधार पर किसके समान है, तो जवाब है आपका जी हां, आगमन के समान। अब इन बातों को हम लिखेंगे आगे, फिर आगे की बातें चलेंगे। तो हेडिंग क्या बनाइएगा, विश्लेषण विधि, ये आपका हेडिंग रहेगा, विश्लेषण विधि। चले आगे। विश्लेषण विधि, आवाज थोड़ी करनी है यार, अब आवाज मत करो यार, मजा नहीं आएगा पढ़ाने का फिर। तो आप लिखिएगा, ये मैथ्स की कठिन तो मैं नहीं कहूँगा खैर मैं, लेकिन इम्पोर्टेंट विधि है ये। अमूमन क्या है, ये समझ में नहीं आती है, ये उलझ जाते हैं लोग बाग। मैं चाहता हूँ कि क्लास में याद हो जाए आपको, तो उसके लिए आपको आवाज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने कहा साहब विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ विच्छेदन, विभाजन, विच्छेदन, विभाजन या बांटना होता है। इस विधि में पठित सामग्री, विषय वस्तु भी हम लिख सकते हैं। पठित सामग्री कौमा विषय वस्तु के जटिल भागों को सरल बनाने के लिए छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझते हैं। तो इसमें वो उदाहरण तो लिखना कोई जरूरी है नहीं, है ना, वो केवल समझने के लिए बताया था मैंने। चेंज कर लूँगा इसको, स्लाइड को। कुलदीप पानी बहुत गर्म है इसमें, मैंने अभी ऐसे करके देखा ना मैंने। अरे यार, तो आइस ट्यूब डालते थे फिर इसको गर्म क्यों करते हैं फिर इसको, है ना, गर्म है, ठीक है। मैं तो ठीक है, लेकिन गलती से कोई पी गया ना तो मजा आ जाएगा उसको। चले आगे भाई, मैं तो रुका हुआ ही हूं यार। मैं
बस बस, चले नेक्स्ट लाइन में। ये केवल समझाने के लिए था, प्रश्न था ये, समझ में आ गया कैसे करते हैं? आपके पास रहेगा, पीडीएफ रहेगा, जब मर्जी है बार बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बनाइए और हेडिंग बनाकर लिखिएगा विधि के गुण, विधि के गुण। मुझ पर छोड़ो ना, हे पार्थ, हे पार्थ मुझ पर छोड़ो। और आपके हालचाल कैसे हैं? मुझे लगता है आज पार्थ घायल हो रहे हैं आज, है ना? है? ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा? नहीं है? बोल भाई, क्या कह रहा है? किसके तलाश में? तो बेटा उसके लिए फ्लाइट कटवानी पड़ेगी ऊपर की, है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लाइट लेनी पड़ेगी ऊपर की यार। फिर अभी पहले नौकरी लग जाओ एक बार। और नहीं बेटा, फ्री में नहीं होती है, फ्री में नहीं होता है। आवाज को तो म्यूट करके छोड़ के तो करेंगे।
है ना? तो समझ गए आप लोग? तो उपदेश थोड़ा सा सोच समझकर दिया करिए। बेवजह दोगे तो सामने वाला माने, वो अलग बात हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है विश्लेषण विधि के गुण। और अब पहला जो गुण है इस विधि का, उसमें आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स की यूनिक विधि है भाई ये। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट मेथड है ये मैथ्स को टीच करवाने के लिए। बस प्रॉब्लम ये है, छोटी क्लास के मतलब की विधि नहीं है, क्योंकि विश्लेषण छोटी कक्षा का बालक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कईयों के मन में प्रश्न आ रहा होगा। क्योंकि विश्लेषण करने के लिए बुद्धि का दही बनाना पड़ता है। बुद्धि का दही बनाना पड़ना होता है, जैसे वो बनाता था। कौन? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो तुरंत नहीं कहता था। वो पहले वो देखता था पंखा कहां पर है, फिर जमीन को देखा, फिर पंखे को देखा, फिर खिड़की को देखा, फिर विंडो को देखा, फिर गेट को देखा, बेड को देखा, चेयर को देखा, बाहर बैल्कनी में जाकर देखा, फिर जाकर क्या कहता है? कुछ तो गड़बड़ है। तो ये कब बोला उसने? पूरा दिमाग को कैलकुलेट करने के बाद में। इसका मतलब है मैथ्स की यूनिक विधि है, लेकिन कौन सी क्लासेस के लिए? बड़ी क्लासेस के लिए। छोटी क्लासेस के लिए नहीं है भाई, बड़ी क्लास के लिए है। तो हमने फर्स्ट जो गुण है इसमें लिखा है साहब, यह है गणित शिक्षण की गणित शिक्षण की उच्च कक्षाओं के लिए यह गणित शिक्षण की उच्च कक्षाओं के लिए एक उपयोगी विधि है। नेक्स्ट हमें लिखना है, इस विधि में बालक करके सीखता है, बालक करके सीखता है। कॉमा करके हमने लिखा है क्रियाशील रहता है। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपने इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा है, ये हमने माना है। लिख लिया शायद आप लोगों ने? वेरी गुड, मजा आ गया। आपको थोड़ी बताया जाता है, मजा आ गया बस, है ना? हाँ, जब जिंदगी में कहते हैं ना कि कई जगह पर संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हर मोड़ की जीत का इंतजार करना चाहिए। और जब जिंदगी दांव पर लगी हो तब तो कहने ही क्या होते हैं। नेक्स्ट जो लिखवाने जा रहा हूं, यूनिक बात है, मस्त वाली बात है। पहले आराम से सुनना, समझना, जब दिमाग में बैठ जाए ऐसे ठीक है, ऐसे समझा दिया करो, है ना भाई? ऐसे ठीक, ये वाला तरीका ठीक है। अब ऐसे जब चलूं तो मुझे ऐसे बता देना फिर।
चले आगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यार कुलदीप तो नाराज हो गया यार, ये तो पता है इसकी पिटाई होगी, नहीं मानेगा तो फिर ये। चलिए, तो अभी मैं जो बता रहा हूं पहले इसको ध्यान से सुनना समझना। तो हमने गणित के बारे में पढ़ रहे थे, विश्लेषण विधि को पढ़ रहे थे। और जब गणित के बारे में हम विश्लेषण विधि को पढ़ा तो मैंने क्या किया भाई, इसको 3 भागों में इसको बांट दिया है। अब आप कहोगे सर 3 भागों में गणित को बांट रहे हो क्या? हाँ भाई, गणित को ही बांटा है मैंने फिलहाल, लेकिन विश्लेषण विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा है। आपने कहा सर 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा है कि साहब यह विधि, और यह विधि का मतलब हो गया विश्लेषण विधि के लिए यह विधि अंक गणित की नवीन समस्याओं को समझाने में प्रयुक्त होती है। और ये पहला जवाब है आपका। तो सर मैथ में तो यूज हो रही है, लेकिन मैथ में भी आप इसको कहाँ यूज कर रहे हो? बच्चों को कोई अंक गणित की नवीन समस्या बतानी हो जो बच्चों को पहले से पता नहीं है, कोई नया प्रश्न आपको समझाना है, तो वहां पर आप इस विधि का प्रयोग करोगे। इसके अलावा आप इस विधि के द्वारा बीज गणित के जो समीकरण होंगे का ज्ञान कराते हैं। तो ये भी आपने सेकंड इसका जवाब दिया है। और थर्ड में भाई आपको ध्यान रखना है रेखा गणित की प्रमेयों, थ्योरम्स को बोलते हैं भाई, प्रमेयों का या प्रमेयों का ज्ञान कराते हैं। तो अब कुल मिलाकर यदि देखोगे और आपसे पूछेगा कि सर विश्लेषण का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, तो बीज गणित में किया है, रेखा गणित में भी आपने इसका प्रयोग कर दिया है, और आपने प्रयोग किया है इसका अंक गणित में। अब ये कहाँ कर रहे हो वो बात की बात है, पहले आपको मालूम होना चाहिए अंक गणित के बाद में बीज गणित, और बीज गणित के बाद में रेखा गणित। कोई नया प्रॉब्लम है, कोई नया प्रश्न है, वहाँ समझाइए। कोई समीकरण की संरचना समझानी हो, या कोई प्रमेय की उत्पत्ति या उपपत्ति आपको समझानी हो, तो वहाँ हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो आपका आंसर रहेगा विश्लेषण विधि का। अब आप इसको इसी तरह से लिखिएगा, आप चाहो तो गणित लिख देना, नहीं तो आप विश्लेषण लिख देना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ यार गुण में ही है, ऑब्वियस सी बातें। चेंज होगा तो मैं बताऊंगा ना आपको कि भाई अब चेंज कर रहे हैं, अभी तो आप गुण में ही प्रयोग कर रहे हो इसको।
कुलदीप ये एसी चलाना यार, ये वाला एसी चलाना बोला। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में इस विधि को हम यूज कर रहे हैं। चले आगे। भाई लिख लिया हो तो बताइए, चले फिर आगे। लिख लिया? अरे वाह। बालक एक्टिव है इस विधि में, तो अर्जित ज्ञान स्थायी है या अस्थायी है? अच्छा, विधि में बच्चा मानसिक कार्य भी कर रहा है, इसमें कर रहा है या नहीं कर रहा? तो बुद्धि का विकास होगा या नहीं होगा? होगा। बच्चे में नए नए विचारों का जन्म होगा या नहीं होगा? बच्चे में तर्क शक्ति का विकास होगा या नहीं होगा? और बच्चे में निर्णय शक्ति का विकास होगा या नहीं होगा? तो मानसिक विकास के लिए एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर सबसे बेस्ट जो विधि है वो समस्या समाधान विधि है बच्चों के मानसिक विकास के लिए। अब नादानों को कौन बताए कि समस्या समाधान में भी विश्लेषण किया जाता है। समस्याओं के समाधान में क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब है बेस्ट जो मेथड है आपका, हमारे मैथ्स की बात कर रहे हैं फिलहाल तो आपका कौन सा विधि आएगी? तो आपका जवाब है विश्लेषण विधि। तो नेक्स्ट हमने लिखा है कि भाई यह मानसिक शक्तियों के विकास की उपयोगी विधि है। यह मानसिक शक्तियों के विकास की उपयोगी विधि है। यह मानसिक विकास की, यहां मानसिक शक्ति कह सकते हो, एक ही बात है वो तो भाई। मानसिक शक्ति या कह दो, मानसिक विकास कह दो। मानसिक शक्तियों के विकास की उपयोगी विधि है। अब सर्वोत्तम तो नहीं पूछेगा आपसे, हाँ तो पूछ लिया तो ब्रैकेट में लिख दो ना भाई, ये लो। मैं निराश थोड़ी करूंगा दोस्त आपको। ये हमने आंसर दिया है। कईयों के मन में प्रश्न आ रहा, सर्वोत्तम क्यों नहीं लिखा सर आपने? पहली बात तो शिक्षण में सर्वोत्तम शब्द बहुत रेयरली आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज नहीं करते, होता है, कम यूज होता है। क्योंकि जब वो विधि देगा तो केवल मैथ की विधि नहीं देगा ऑप्शन में आपको, वो साइंस की विधि भी डाल देगा आपको, और वहां पर दे देगा आपको मस्तिष्क उद्वेलन। तो मामला चेंज हो जाएगा फिर। इसलिए हमने कभी भी, मैं शब्द बहुत चयन करके लिखता हूं, श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है भाई। क्या है? श्रेष्ठ है। अगला हमने लिखा है, और उसमें लिखा सब आप लोगों ने, यह विधि बालकों में, यह विधि बालकों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति एवं, यह विधि बालकों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करती है।
यह विधि बालकों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करती है। एक प्रश्न आया था एक बार, ध्यान रखना, और उसी को मैं एज इट इज चेंज करके लिख रहा हूं। बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कहते साहब, यह विधि क्यों के जवाब को खोजने पर यह विधि क्यों के जवाब को खोजने पर बल देती है। बात तो ठीक है भाई, क्योंकि विश्लेषण में क्या किया जाता है, ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। तो क्यों का जवाब इसमें खोजा जाता है। कौन सी विधि में? तो जवाब है आपका विश्लेषण। रियल टाइम में जब घटनाएं घटती है तो ऐसा क्यों हुआ है, यही तो विश्लेषण करना होता है आपको। ऐसा कैसे हुआ है, तो ये हमेशा क्यों के जवाब को खोजने पर बल देती है। कौन सी विधि? तो आपने आंसर दिया है विश्लेषण विधि। जल्दी से बताइए कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है ये। हाँ जी, तो ध्यान रखना भाई, यह विधि दोनों प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी है। और दोनों प्रकार का मतलब हो गया है यह विधि, एक तो हो गया है प्रतिभाशाली एवं रचनात्मक बालकों के लिए, रचनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों बच्चे विश्लेषण करते हैं, बस दोनों के विश्लेषण करने का तरीका अलग है। बता सकते हो कैसे? दोनों विश्लेषण करते हैं, दोनों मानसिक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के मानसिक कार्य करने का तरीका अलग है। क्या बता सकते हो कैसे अलग है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका बहुत सीधा आंसर है ये जो व्यक्ति है पहले वाला, ये वाला, ये ज्यादातर अभिसारी चिंतन करता है, और ये वाला जो व्यक्ति है, ये फर्क है दोनों के बीच में। दोनों ही करते हैं तर्क, तो मानसिक कार्य दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले वाले में बुद्धि की प्रधानता होती है और दूसरे वाले में रचनात्मकता, सृजनता, नवीनता की प्रधानता होती है। यही कारण है ये एक ही काम को अलग अलग तरीके से करना पसंद करता है, और ये बंदा एक ही काम को एक ही तरीके से करना पसंद करता है। यही कारण है इस वाले व्यक्ति में केंद्रीकरण की प्रधानता होती है और इस वाले में विकेंद्रीकरण की प्रधानता होती है। उम्मीद है ये लिख लिया शायद आप लोगों ने ये। चले नेक्स्ट वाली अगली लाइन में, और अब हम जब अगली वाली लाइन में लिखेंगे तो आपको एक ही जवाब मेंशन देना है कि साहब यह विधि समस्या समाधान। हाँ भाई, हाँ, प्रयोगशाला भी कर सकते हो भाई। किसका कर सकते हो? प्रयोगशाला भी कर सकते हो, और प्रयोगशाला करनी भी चाहिए। क्यों? कारण है उसका क्यों, क्योंकि वहां पर आप उसको करके दिखाओगे, एक्टिविटीज के माध्यम से दिखाओगे। या तो पिछला रीड था या थर्ड ग्रेड था, दोनों में से एक में आई थी किसी में ये, और लोग कोई वहां विश्लेषण टिकाकर आ गया था, कोई निगमन टिकाकर आ गया था। ये प्रश्न अभी बताऊंगा मैं आपको जब आपकी प्रयोगशाला विधि करवाऊंगा, जब, है ना भाई। तो यह विधि क्या लिखवा रहा था, बीच में टोक दिया तो मैं तो, हाँ, यह विधि समस्या समाधान एवं यह विधि समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति
वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास की दृष्टि से उपयोगी है और लास्ट जो लिखोगे उसको नोट या डायरेक्टली इंपोर्टेंट कर देना, इसी में है लेकिन इंपोर्टेंट कर देना और इसमें लिखिएगा साहब यह विधि अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलती है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात निष्कर्ष से तथ्य की ओर चलती है, ये हमने आंसर दिया है। अगला जो है इसका वो हमें लिखना है, नेक्स्ट वाला। बीजगणित मुझे पता था शायद कोई ना कोई पूछेगा, अच्छी बात थी, पूछ लिया। बीजगणित रेखागणित मैंने निगमन में भी बताई थी। बेस्ट विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। मैंने कहा अरे यार मैं वही जवाब दे रहा हूं आप जो पूछ रहे हो, आप जो प्रश्न पूछा है वही आप पूछ रहे हो, मैं वही जवाब दे रहा हूं जो आपने इसमें लिखा है, प्लस उसमें जो पूछ रहे हो आप, दोनों में ऑप्शन में जब होगा तब आंसर क्या होता है? विश्लेषण होता है। मैं यही कह रहा हूं आपसे। मैं ये तो वही वाली बात होगी ना, जहां आगमन भी दे रखा है निगमन दे रखा है, फिर तो दोनों में बेस्ट विधि कौन सी होती है? आगमन। जहां विश्लेषण संश्लेषण दोनों दे रखा है वह बेस्ट विधि कौन सी होती है? विश्लेषण। तो होगा, ये तो ध्यान रखना इस बात का। कारण है भाई हमारी विधि बेस्ट वो होती है जिसमें बच्चों को एक्टिव रखा जाता है, और जो आपकी विश्लेषण विधि है इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन जो विधि है ये विधि बेस्ट नहीं मानी जाती है। यदि निगमन चाहिए, जवाब चाहिए, तो उसे प्रश्न में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा उसको फिर, और उसमें लिखना पड़ेगा बीज गणित के सूत्रों को सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तब भले विश्लेषण दे रखा हो, तब वहां पर विश्लेषण आंसर नहीं होगा, तब वहां पर आंसर क्या रहेगा? आपका निगमन विधि। तो हमेशा ध्यान रखना हमारी पढ़ाई में ये गड़बड़ होती है, आंसर देने वाला पहले से सोच के बैठता है मुझे जवाब कौन से वाले प्रश्न का जवाब क्या देना है। मैं कहता हूं थोड़ा उल्टा चलिए इस बात में, प्रश्न को तय करने दीजिए उसका आंसर क्या होगा। आप तय मत करो, ये प्रश्न पूछेगा तो मैं जवाब ये दूंगा, ये प्रश्न पूछेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। आप ये जवाब प्रश्न पर छोड़ो, ये प्रश्न जो पूछेगा, प्रश्न में जो पूछा है वही उसका जवाब होगा। कई बार कह देते हैं अब आप मुझे बताइए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, अब मान लो वहां पर लेवल मेंशन नहीं कर रखा, तब तो आगमन भी सही है, निगमन भी सही है, विश्लेषण भी सही है। फिर तो क्यों? अच्छी विधि तो निगमन भी है भाई, अच्छी विधि तो आपकी आगमन भी है, अच्छी विधि आपकी विश्लेषण भी है। इसका मतलब अब ये प्रश्न सुनते ही हम जवाब दे देंगे, हमारा आंसर गलत जाएगा। प्रश्न को तय करने दीजिए भाई, प्राथमिक लेवल पर, उच्च प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर बालक को करके सीखने के हिसाब से ये प्रश्न आपको बताएगा कि आपको कौन सा आंसर देना चाहिए और कौन सा प्रश्न आंसर में नहीं देना है। पहले डिसाइड मत करो कि गणित में ये विधि पूछा जाएगा, माध्यमिक पूछा जाएगा तो ये जवाब दूंगा, उच्च प्राथमिक पूछेगा तो ये जवाब दूंगा। ऐसा नहीं होता। प्रश्न की संरचना तय करेगी कि हमारा आंसर कौन सा रहेगा। ये भाई आपने इंपोर्टेंट करके लिख दिया है, आता है परीक्षा में, इसलिए अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है विधि के अवगुण। और अवगुण जो है मैं समझता हूं कि अब समझ गए होंगे काफी सारे, तो समझ गए ना काफी सारे, तो या नहीं समझे? अरे भाई समझ गए क्या? कैसे हो यार? ऐसे जवाब नहीं दोगे कैसे काम चलेगा भाई? जवाब दिया करो ना यार। समझ में आया नहीं आया? कई सारे अवगुण तो बता दोगे ना? कई सारे। कौन से लेवल के बच्चे? हाँ जी, कौन से बच्चे?
उपयोगी? कौन से वाले बच्चे? कौन से वाले बच्चे? कमजोर पिछड़े बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। समय, पाठ्यक्रम पूरा, सीखने का कार्य, सीखने का कार्य धीमी गति से चलेगा। कौन सी गति से? धीमी गति से चलेगा। कारण है क्योंकि विश्लेषण करने में समय लगता है। आप कितना भी कर लीजिए फास्टली काम, आपको विश्लेषण में समय लगेगा ही लगेगा। क्या सभी सब्जेक्टों में यूज हो सकता है? क्या हर सब्जेक्ट में इसको यूज नहीं कर सकते? ये आपके कुछ उसके अवगुण हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आपने हेडिंग बनाया है विधि के अवगुण, और अवगुण में पहला जो अवगुण है वो हमने लिखा है कि साहब यह विधि प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। पहला आंसर है छोटी क्लासेस के लिए उपयोगी विधि नहीं है। सेकंड हमने दिया है साहब विश्लेषण विधि की प्रक्रिया लंबी होती है। विश्लेषण विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए इसका नियमित प्रयोग संभव नहीं है। कॉमा करके पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं करा पाती है। पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं करा पाती है। नेक्स्ट हमने लिखा है इसमें, और लिखा साहब यह विधि अधिक समय में कम ज्ञान प्रदान कर पाती है। यह विधि अधिक समय में कम ज्ञान प्रदान कर पाती है। नेक्स्ट हमने आंसर दिया है और उसमें लिखा है यह विधि कमजोर एवं मंद बुद्धि कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी विधि कमजोर बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी विधि नहीं है।
पिछड़ा शब्द नहीं लिखा भाई मैंने इसमें, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को? पक्का? हाँ बस वही था मैं कि नाराज हो जाओ आप लोग, सर आपने पिछड़ा तो लिखा ही नहीं इसमें। और आप लोगों के हालचाल कैसे है भाई सभी के? काफी देर हो गई थी, मैंने पूछा नहीं था मैंने हालचाल कैसे है हमारे। और गुरुवर क्या हालचाल है आपके? आपके पड़ोसी के हालचाल कैसे है? बस आनंद आ रहे, आनंद आ रहे। मस्त है, मजे आ रहे हैं सभी के। पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, रिपीट कर रहा हूं, पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है। एक प्रतिभाशाली बच्चा भी पिछड़ा बालक हो सकता है, क्योंकि पिछड़ा जो बालक है उसका विभाजन दो कैटेगरियों में किया जाएगा। वो बच्चा जो सभी सब्जेक्टों में कमजोर है और वो सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में अव्वल है सिवाय एक या दो विषय को छोड़कर। तो पिछड़ेपन के लिए बुद्धि जिम्मेदार हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि बच्चे के लिए, कमजोर बच्चे के लिए उसकी बुद्धि उत्तरदायी होती है। तो फर्क आया या नहीं आया? अभी पिछड़े बालक के लिए केवल बुद्धि उत्तरदायी नहीं होती है, उसके अलावा वातावरण भी जिम्मेदार हो सकता है, माता पिता भी जिम्मेदार हो सकते हैं, उनके आपस के संबंध भी जिम्मेदार हो सकते हैं, स्कूल, टीचर, वातावरण वो भी जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए केवल मंद बुद्धि और मंद बुद्धि के अलावा आपने लिखा है कमजोर जो बालक है उनके लिए ये उपयोगी विधि नहीं है। आपने कहा सर और बताइए आपका और क्या आंसर रहेगा, तो भाई मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे। आपके हिसाब से अगला जो पॉइंट है वो क्या आना चाहिए? मैं 2-3 पॉइंट बताए थे आप लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि साहब इस विधि के लिए, इस विधि के प्रभावी प्रयोग के लिए भी, प्रभावी प्रयोग के लिए भी उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च बुद्धि लब्धि, लब्धि युक्त शिक्षकों का होना शिक्षकों का होना आवश्यक है। तो इस विधि के प्रभावी प्रयोग के लिए भी उच्च बुद्धि लब्धि युक्त शिक्षकों का होना आवश्यक है, क्योंकि साधारण शिक्षक इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। वही टीचर प्रभावी प्रयोग कर पाएगा जिसका खुद का बुद्धि का जो लेवल है वो उच्च होना चाहिए। तो भाई ये एक आपकी एक और विधि है आपकी, जिसको आपने विश्लेषण विधि कहा है। अब आपने कहा सर ठीक है, ये जो विश्लेषण का काम है ये समझ में आ गया है। अब इसके अलावा हमारी दो विधियां बचती है, एक का नाम है प्रयोगशाला और एक का नाम है आपका संश्लेषण विधि। अब यदि हम इसके बाद में संश्लेषण को लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विश्लेषण की पूरक विधि है। पूरक इसलिए क्योंकि विश्लेषण के स्थान पर संश्लेषण का और संश्लेषण के स्थान पर विश्लेषण का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला आपका आंसर है कि साहब ये जो विश्लेषण विधि है उसकी पूरक विधि है, पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब है विपरीत विधि है। विपरीत इसलिए है क्योंकि जो विश्लेषण के सूत्र है उसे जस्ट अपोजिट सूत्र संश्लेषण के होते हैं। विश्लेषण में आपने कहा था अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से तथ्य,
इसमें उल्टा हो जाएगा भाई, ज्ञात से अज्ञात और तथ्य से निष्कर्ष। इसका मतलब है विश्लेषण की विपरीत भी है और उसकी पूरक विधि भी मानी जाती है। विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान को पूर्ण रूप में, इकाई के रूप में, समग्र रूप में प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है, इसलिए इसमें समय की बचत होती है। तो जल्दी से हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि संश्लेषण विधि संश्लेषण विधि और उसमें लिखेंगे संश्लेषण का अर्थ होता है साथ साथ समग्र रूप में विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, संश्लेषण का अर्थ होता है साथ साथ समग्र रूप में विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना। तो इसमें हमने एक लाइन लिखी है, इस विधि में विश्लेषण के समान विषय वस्तु का विभाजन न करके उसे एक इकाई या समन्वित रूप में प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है सर लिख लिया शायद आप लोगों ने। चेंज कर देंगे भाई नेक्स्ट लाइन में? यस सर। चले आ जाइए। लक्ष्मी, और आप सभी के हालचाल कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। तैयारी धुआंधार तरीके से कर देना, है ना भाई? और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पहले से डिसाइड कर लेना। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पढ़ाई में मत करना। 2-5 दिन और मैक्सिमम नया पढ़ लो। 2-5 दिन का मतलब है 10-12 तारीख तक नया पढ़ लो। उसके बाद में 10-15 दिन बढ़िया जोरदार रिवीजन करना। आपका सिलेबस बहुत इकोनॉमी वाला है, बहुत बड़ी बातें नहीं है ना? मतलब मैं सिलेबस को देख रहा था, प्रश्नों को देख रहा था। पूछते हैं लोग बाग सर क्या क्या पढ़ते हैं रीट वगैरह में, कुछ नहीं है।
आप ऐसा पढ़ रहे हो, ऐसा करके चले जाना, तैयारी करके ऐसे ही चले जाना, आप आराम से रीड पास करके आ जाओगे। बस पेपर को पढ़ते समय थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना। हिंदी में जो प्रश्न नहीं आए, हिंदी लैंग्वेज में जो नहीं समझ में आए, छोड़ने से पहले, उसको गलत करने से पहले उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ के देख लेना एक बार, क्योंकि हिंदी के कई शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो इंग्लिश में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अपन वो कलाकार हैं जिनको कई बार हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, और उसमें लिखा है आप लोगों ने, और छोटा सा हेडिंग बनाकर लिखेंगे संश्लेषण के गुण। और कुलदीप क्या हालचाल है? 2-4 दिन कुलदीप हमारी मैराथन लगवा देगा तो कर देंगे बेड़ा पार फिर। क्यों कुलदीप? 2-3 दिन में कर देंगे खेल, और क्या है फिर, है ना? 2 या 3 दिन खेल खत्म। मिनिमम 8 घंटे की होनी चाहिए फिर। कितने घंटे की? 8 घंटे की। 8 घंटे एक सब्जेक्ट खत्म। 8 घंटे एक सब्जेक्ट खत्म, और 8 घंटे 3 सब्जेक्ट खत्म। चलिए, अरे बिलाऊ मांझा, बिलाऊ मांझा पहला लिखा हम लोगों ने, और लिखा साहब यह है, अच्छा भला इंसान है, पता नहीं क्या दिमाग में आती है। यह विश्लेषण विधि की विपरीत एवं पूरक विधि है। यह विश्लेषण विधि की विपरीत एवं पूरक विधि है। अगला आंसर रहेगा, और उसमें हमने लिखा है साहब, यह विधि, या तो आप इंपॉर्टेंट मेंशन ही कर देना पहले ही, और आपने लिखा है साहब यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथ्य से निष्कर्ष, तथ्य से निष्कर्ष के सूत्र का अनुकरण करती है। क्योंकि इस विधि में विश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए समय भी नहीं लगता है, और बच्चों को ज्ञान भी ज़्यादा प्रदान कर दिया जाता है। तो हमने लिखा है कि साहब इसमें विषय वस्तु को पूर्ण समग्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। पूर्ण या समग्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। इसलिए कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं।
जिससे पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करा पाते हैं। आगे वाली क्लास में आगे वाली बातें करेंगे, तब तक इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।